हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय एलिमेंट फैमिली। सुबह के बज चुके हैं 8 दिन है आज बुधवार 5 मई 2021। आज रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना नया पॉडकास्ट एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत अच्छा जाए। तो कई लोग जो इस टाइम पे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, कई लोग जो इस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत ढेर सारी प्रार्थनाएं। उम्मीद करता हूँ कि किस्मत आप सबका भला करे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ होंगे। जो फैमिली के साथ नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करके आप फैमिली के पास जाइए, और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये सिचुएशन हम सब के लिए बहुत ही टेंशन वाली है। ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी सारी हो रही हैं, बट अपने आप को सेफ रखना सबसे ज़रूरी है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। एक बार हम सब इस सिचुएशन से निकल चुके हैं। ये कोविड सिचुएशन लास्ट ईयर भी हमने देखी थी, फेस किया था, और इस साल उम्मीद करता हूँ हम सब बहुत अच्छे से इसको फेस करें और इससे बाहर निकलें। वापस मुड़ते हैं पॉडकास्ट की तरफ। तो एक क्विक रिकैप दे देते हैं अभी तक क्या हुआ इस कहानी में, क्योंकि हमने कम से आई थिंक 5 या 6 एपिसोड्स बना लिए हैं, जिसमें कहानी की शुरुआत हुई थी 11 अगस्त 2011 को, और किस तरीके से मैंने अपना पहला जॉब स्टार्ट किया, वो टीन शेड का ऑफिस, वो चॉकलेट कंपनी में प्रमोशन 2012 में, फिर 2015 में वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन जिससे लखनऊ से दिल्ली गया, दिल्ली में फिर एक जॉब करी, कैसे जॉब से बिना किसी सपोर्ट के, किसी बैकग्राउंड सपोर्ट के रिज़ाइन कर दिया, और कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। अगर आपने नहीं सुना तो पॉडकास्ट सुनिए एपिसोड 1 से। ये कहानी आपको डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, काफ़ी टर्न अराउंड्स रहे, एंड जैसा कि मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि मेरी कहानी में, जैसा कि मैं हर पॉडकास्ट में बताता हूँ कि, और जैसा कि मैं हर एपिसोड में बताता हूँ कि डिसीजन मेकिंग मेरी कहानी में हर 1-2 साल में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व रही। डिसीजन लेते गए, लाइफ बदलती गई, और आज यहाँ तक पहुँच गए। तो लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कैसे दिल्ली जा कर के जॉब चेंज करी, जॉब चेंज करके फिर सैमसंग चेल इंडिया किया, वहाँ से फिर पेटीएम निकले, पेटीएम में कुछ अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों के साथ अच्छे डिस्कशंस, अच्छा ग्रोथ हुआ, और फिर सडनली कुछ ऐसा हुआ 2019 में कि लाइफ में बहुत कुछ अगेन बदल गया। अब 2019 की बात करूं तो ये बात है जनवरी 2019, आई थिंक 8 या 9 जनवरी के आसपास, जब मैं सडनली दिल्ली छोड़ करके लखनऊ गया। लखनऊ पहुंचा और कुछ इस तरीके का इंसिडेंट था कि मम्मी के पैर में ऑपरेशन होना था, और उनके पैर में रॉड पड़ी हुई थी जो कि निकलवानी थी, क्योंकि मम्मी का 2014 में एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम पे ऑपरेट करना पड़ा, पैर में रॉड लगा। लकीली वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग लेडी हैं कि वो फिट हो गई, ठीक हो गई, और धीरे धीरे उनका चलना भी शुरू हो गया, उनका सब कुछ नॉर्मल हो गया। 2014 में जो एक्सीडेंट होकर के रॉड पड़ी थी, उसको टाइम के साथ रिकवरी जब हो गई अच्छी सी, तो हम प्लान कर रहे थे कि वो निकलवा देंगे, एंड वी वुड बी प्राउड टू हेयर दैट कि वो नॉर्मल हैं। होता है ना, काफ़ी लोग ताने मारते हैं कि अरे तुम्हारी मम्मी के पैर में रॉड लगी है, या फिर मम्मी को काफ़ी लोग कुछ ना कुछ टॉन्ट मार दिया करते थे। एंड इट वाज जस्ट कि मम्मी के अंदर वो जज्बा था, वो जुनून था कि मम्मी गिव अप नहीं करती थी, और उनके उस गिव अप ना करने की वजह से ही था कि उनका पैर ठीक हुआ, वो कम्प्लीटली ठीक हुई। एंड जनवरी 2019 में उनका पैर का रॉड निकलना था। अब पहुंच गया लखनऊ, सारा कुछ सेटअप हो गया, मम्मी को एडमिट करा दिया। फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ दोस्तों से मिलना था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपको कि आपकी लाइफ में कुछ मेंटर्स, कुछ ऐसे फ्रेंड्स ज़रूर होने चाहिए
जो आपकी एक आवाज़ पर आपका सपोर्ट करने के लिए दौड़े चले आए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी किसी दूसरे की लाइफ में भी ऐसा रोल निभाना कि उसको ये कॉन्फिडेंस मिल पाए कि वो जब भी आपको आवाज़ दे और आप वहाँ पे होगे। और जब मेरे मम्मी का ऑपरेशन होना था तो सौरभ जी और अनिल जी से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा केयर मिली कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इमीडिएटली मेरा सपोर्ट कर दिया। और आज के टाइम पे शायद मतलब मुश्किल है इतना ट्रस्ट और सपोर्ट करना लोगों का, क्योंकि शायद मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला था कभी इस तरीके का। सो दैट वाज सरप्राइजिंग एंड बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो हासिल किया है। जॉब, पैसा, कैरियर, ये सब कुछ सेकेंडरी है दोस्त। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लोग। आपके पीछे, आपके साथ कौन लोग खड़े हैं, वो आप कितना रिलेशंस कमाते हो, वो इम्पोर्टेंट है, वही लाइफ टाइम रहने वाला है। तो इसी तरह कुछ से हुआ। सौरभ जी ने और अनिल जी ने सपोर्ट किया, मेरे दोस्त ने सपोर्ट किया, ये सपोर्ट मिला। मम्मी का ऑपरेशन शेड्यूल हुआ 15 तारीख, आई थिंक 15 जनवरी 2019 आई। 15 जनवरी 2019 को मम्मी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करके उनका रॉड निकला। रॉड निकल करके हाँ लकीली सब कुछ ठीक रहा। अब मम्मी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। मम्मी को ना जब बेहोश करने वाला इंजेक्शन दिया जाता है ना तो वो बेहोश नहीं होती हैं। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम भी परेशान हुए थे जब 2014 में ऑपरेट किया उनको। उस टाइम भी एक डोज में वो बेहोश नहीं हुई। इस बार भी सेम इंसिडेंट हुआ, बेहोश नहीं हो रही थी। और ऑपरेशन वगैरह हुआ, सक्सेसफुल रहा। मम्मी को एक हफ्ते वहाँ हॉस्पिटल में रखना पड़ा। एक हफ्ते बाद डिस्चार्ज किया, घर लेके आए। और जो लाइफ चेंजिंग इवेंट था वो था 22 जनवरी 2019। हमारे भाई साहब, हमारे परम मित्र शुक्ला जी उनका एग्ज़ाम था कानपुर में रेलवे का। और ऐसी बात कर रहे थे 21 तारीख, एक दिन पहले वेज रोल खाते हुए मणियाओं में कि यार कल एग्ज़ाम है, जाना है। और पता नहीं क्या सोच के भाई साहब ने हमसे पूछ लिया कि यार चलोगे क्या। मैंने कहा कहाँ पे है, बोले कानपुर में। और पता नहीं क्या सोच के हमने भी कह दिया कि हाँ ठीक है चल देंगे। मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, पैर में अभी भी प्लास्टर है। मम्मी को 2-3 दिन पहले ही घर लेके आए हैं। और पता नहीं क्या सोच करके मतलब मैंने हाँ कर दिया उनको। और मम्मी ने भी मना नहीं किया यार। अब होता है ना, एक चीज़ बताऊंगा आपको कि जो किस्मत में लिखा है ना दोस्त, वो हो ही जाता है। आप कितने भी बहाने मार लो, आप कितना भी टालने की कोशिश कर लो, किस्मत आपको वहाँ पहुँचा ही देती है। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में भी मैंने हाँ कर दिया। और हम अगले दिन 22 तारीख को सुबह चल दिए। और भाई साहब का भी दिमाग देखिए कि बाइक से जाएंगे हम, क्योंकि ठंडी है और भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो रेल, ट्रेन, बस ये सब से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। निकल गए, बड़ा मज़ा आया। और भाई साहब पूरी जर्नी चला के लेके गए। वहाँ पहुँचे, हंसी मजाक हम लोग जैसे करते हैं आराम से मस्ती करते हुए पहुँच गए। भाई साहब का एग्ज़ाम हुआ, 3 घंटे में बाहर बैठे रहा। और हम लोग 11 के आसपास शायद पहुँच गए थे, 11-12 बजे के आसपास। और उसका एग्ज़ाम वगैरह हुआ शाम को 5 बजे आई थिंक वो निकला था। और फिर हम जब वहाँ से निकले तो कुछ ऐसा हुआ था हमारे साथ कि हम निकले वहाँ से और बीच में एक जगह रुके थे। कुछ सोचा कि खा पी लेते हैं और आराम से पहुँचेंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम तेज चला रहे थे या कुछ ऐसा था कि स्पीड में हो। हम लोग बहुत आराम से गाड़ी चला रहे थे। भाई गाड़ी चला रहे, मैंने उसको बोला भी कि यार मैं लेके चलता हूँ। उसने कहा नहीं तुम्हें आदत नहीं है भाई, तुम दिल्ली वाले हो और तुम बाइक वगैरह चलाते नहीं हो, तो फिर मुझे ही चलाना। ठीक है भाई, पीछे बैठने में तो इससे अच्छा क्या है। और वहाँ से हम लोग निकले और बीच में एक जगह पे हम रुके थे। रात को वही
8 बजे के आसपास डिनर करने के लिए। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जिस ढाबे पे या रोड साइड होटल पे जाएं और वहाँ पे जाके सबसे पहले पूछना होता था, भैया नॉनवेज रखते हो क्या? जैसे ही उसने हाँ करना था, हमने वापस आना था बाइक पे और निकल लेना था। होटल वाले देखते थे कि यार ये क्या था, ये पूछ के गया, हमने हाँ कर दिया और ये चले गए। उनको ये नहीं पता था कि भाई हम तो वेजिटेरियन हैं और तरीका ही यही था कि भाई जिस ढाबे पे प्योर वेज होगा खाना उसी पे खाया जाएगा। 3-4 होटल पे पता किया, फिर फाइनली एक होटल पे हमको मिला, रोड साइड होटल पे, जहाँ पे देसी ढाबा एकदम मस्त था, वो प्योर वेजिटेरियन था। तो हम लोग गए, आराम से खाना खाया, गप्पे मारी, पुरानी बातें याद करी। और जब आप बचपन के दोस्त के साथ होते हो ना, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही होती है कि आपका सफ़र जो है वो बहुत मज़ेदार हो जाता है। आप ऐसी ऐसी बातें याद करते हो, ऐसी ऐसी बातें डिस्कस करते हो जो आप किसी से कह ही नहीं सकते हो। और दोस्त, मैं तुमको बताऊं, अगर तुम्हारी लाइफ में आज भी कोई ऐसा दोस्त नहीं है तो बना लो, क्योंकि आज जो दोस्त तुम एक बना लोगे ना, तुम्हारे बुढ़ापे में वही काम आने वाला है। तुम जब 40-50 साल की उम्र के हो जाओगे तो फिर वही दोस्त होंगे जिनके साथ तुम गप्पे मार पाओगे, जिनके साथ तुम टाइम स्पेंड कर पाओगे और जिनके साथ तुम लाइफ को पीछे मुड़ के देख पाओगे। बाकी फैमिली वगैरह सब कुछ ठीक है, चलता रहेगा, तुम हर चीज़ शेयर कर लोगे, बट वो जो मोमेंट्स है ना वो मिस कर दोगे। खैर, हम लोग खाना वाना खा ही रहे थे और एक डिस्कशन नहीं, एक आर्गुमेंट हो गया हम लोगों का कि भाई दाल मखनी खानी है। भाई साहब बोलते नहीं घर पे खाना खाएंगे जाके। मैंने कहा यार अभी खाना खा रहे हो, अब घर पे क्या खाओगे जाके, दाल मखनी ऑर्डर करते हैं। भाई ने मना कर दिया। आप आगे सुन के सरप्राइज हो गए कि ये किस तरीके से दाल मखनी इतना बड़ा इशू बन गया। मैं कहा यार मुझे खाना है यार, एक नान वो मिस्सी रोटी मंगाते हैं और खा लेते हैं। हम लोगों ने शायद पनीर खाया था और पनीर खाया था और कुछ एक सब्जी ली होगी। भाई कहता नहीं मैं खा चुका हूँ। मैंने कहा नहीं यार मुझे खाना है। मना कर दिया यार उस लड़के ने। बताओ ऐसा करता है क्या कोई? तो थोड़ी देर बैठे भी रहे हम और मैं सोचा था यार दाल मखनी खा लेंगे, मतलब क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा 15-20 मिनट और क्या होगा। नहीं, कुछ मैंने भी सोच करके मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अवॉइड कर दिया और हंसते हुए हम लोग वहाँ पे बातें करते हुए निकल लिए। अब बाइक 35-40 की स्पीड से चल रही होगी मैक्सिमम, क्योंकि किनारे चल रहे थे। कानपुर का हाईवे था, थोड़ा सा रफ तो रहता ही है। और हम लोग शायद लखनऊ से 50 किलोमीटर ही रह गया होगा। 120 किलोमीटर का टोटल सफ़र था, एक वन साइडेड 115 या 120 किलोमीटर का, और 50 किलोमीटर रह गया होगा लखनऊ से, हमारे घर से। और रात का बज रहा था 10 आई थिंक। हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे। विशाल के घर से फ़ोन आया, मैंने पिक किया। हाँ भाई बस पहुंच रहे हैं, भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं। फ़ोन रखा और कुछ हंसी मजाक कर ही रहे थे और सडनली पीछे से एक झटका सा लगा। कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या, और गाड़ी कंप्लीटली डिसबैलेंस हुई और दूसरा झटका लगा और मैं बाउंस करके लगभग 7-8 फीट दूर गाड़ी स्किड करते हुए चली गई आगे की ओर। मैं देख रहा हूँ, मैं हवा में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि विशाल गाड़ी के साथ स्किड कर रहा है हाईवे पे। गाड़ी लगली हाईवे से नीचे की ओर उतर गई, विशाल से गाड़ी छूट गई। वो अभी भी फिसलता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। मैं हवा में एक बाउंस किया, दूसरा बाउंस किया, पहला बाउंस कंधे के साथ, दूसरा बाउंस राइट हैंड के, और फिर मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। सडनली लाइफ चेंज, जिंदगी यूं बदल जाती है, कुछ पता नहीं चलता। ये हुआ। और अगला इंसिडेंट जो मुझे याद है वो ये कि विशाल ने मुझे किसी कार के बोनेट पे ऐसे बेंड किया हुआ था और वो मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था कि विपिन उठो, विपिन उठो। मैं किसी तरीके से आँख खोली तो सामने से मुझे विशाल का चेहरा दिखा, हेलमेट पहने हुए है, हल्का हल्का नाक से
कट सा लगा हुआ है या उसके ब्लीडिंग हो रही है हल्की सी। एंड आई वाज लाइक कि यार ये हुआ क्या। फिर नेक्स्ट जो मोमेंट था वो था कि मैं शायद फिर से बेहोश हो गया हूँगा। फिर आंखें खुली और मैंने देखा कि वो किसी गाड़ी वाली के सामने खड़ा होकर के, वो एसयूवी गाड़ी थी, मुझे याद है, एक अंकल एक आंटी बैठे हुए थे, अंकल ड्राइव कर रहे थे, लग तो रहे थे एजुकेटेड, बट विशाल उनको बोल रहा था तुम ही थे ना, तुम ही ने मारा ना, अभी रुको बताते हैं तुमको, किनारे लगाओ गाड़ी। वो फिर मुझे देखने के लिए आया, मुझे ढूंढते हुए आया कि कहाँ गए, मैं शायद ज़मीन पे पड़ा होऊंगा या ऐसे ही कुछ। और फिर मुझे याद नहीं, वो जैसे ही हटा विशाल, और वो अंकल आंटी बोल रहे थे कि अरे आपको तो चोट लग गई है, चलिए हॉस्पिटल ले चलते हैं, आपको हम ध्यान रखेंगे आपका, रुके, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही मैंने वापस नज़र उठाई तो वो भाग गए यार। इतने एजुकेटेड दिख रहे थे, समझदार दिख रहे थे, हम लोगों को लगा गलती से हुआ होगा उनसे, और बट वो भाग गए बिना कुछ सोचे कि दो लड़के रोड साइड हाईवे पर इस तरीके से पड़े हुए हैं और अब इतना इर्रिस्पॉन्सिबल होकर के भाग जाते हो। आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। बाइक शायद किसी कार के नीचे खड़ी थी, वो बाइक शायद किसी गाड़ी के नीचे पड़ी हुई थी, और विशाल ने मुझे वापस से जगाया। मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बैक में दर्द हो रहा था, हाथ राइट हैंड में स्वेलिंग आ चुकी थी। एंड आई वाज लाइक कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। विशाल मुझे खींचते हुए किनारे लेके गया, एक घर का चबूतरा बना हुआ था, वहाँ पे हम दोनों बैठे, ऐसे बैठा भी नहीं जा रहा, फिर मैं लेट गया वहीं पे। विशाल का भी राइट हैंड काफ़ी ज़्यादा कलाई सूज गई, वो भी हेलमेट पहनने में था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। वो जो इंसिडेंट था, वो जो मोमेंट था, हम लोग शायद 15-20 मिनट तो वहीं बैठे रहे होंगे, गाड़ी का ध्यान नहीं, कुछ पता नहीं, बस बैठे रहे, बस किसी तरीके से अपने आप को होश में लाने की कोशिश करते रहे। ये फिल्म में दिखाते हैं ना कि कुछ नहीं होता, भाई बहुत कुछ हो जाता है। जब आपका एक्सीडेंट होता है ना, तो उस एग्जैक्ट मोमेंट पे दिमाग सुन्न हो जाता है, हार्ट बीट्स स्लो या फास्ट हो जाती हैं, आपका ध्यान कहीं और जा ही नहीं पाता। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, पानी था नहीं हमारे पास, पानी पीने का मन कर रहा था, बट जैसे ही मुझे पानी की याद आई तो मुझे अपने डैडी की याद आ गई कि उनका भी एक्सीडेंट हुआ था 2006 में। तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा कि यार मेरे साथ भी हो गया, क्योंकि 2006 में डैडी के साथ हुआ, 2014 में मम्मी के साथ हुआ, और 2019 मेरा नंबर आ गया। मुझे उस टाइम वो चीज़ याद आ रही थी, और जैसे ही ये बात याद आई ना, मम्मी की बात याद आई, यार मम्मी घर पे हैं, वो उस सिचुएशन में हैं, मतलब आई वाज लाइक कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खुद को एकदम से संभाला, विशाल को उठाया, अब बाइक का ढूंढना शुरू किया। बाइक वहाँ रोड साइड पे किसी गाड़ी के नीचे पड़ी हुई थी। अब बाइक निकालने की कोशिश कर रहे तो निकाल नहीं पा रहे। थोड़ी देर हम लोग जूझते रहे, मेरा राइट हैंड स्वेलिंग कर चुका था, लकीली ब्लड कहीं से नहीं आ रहा था, विशाल के हल्का सा नाक से ब्लड आ रहा था, कलाई उसकी भी हल्का हल्का सूज गई थी। तो इतना तो श्योर था कि भाई चोटें तो आई हैं। और जो उस लगभग 20-25 मिनट बाद हम लोगों ने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, तो हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि विशाल गाड़ी के साथ स्किड करते हुए 10-15 मीटर चला गया था, और मैं बाउंस करते हुए 3-4 बार चला गया था। तो पल्सर थी, पल्सर पे पीछे थोड़ा सा उठा हुआ था, तो शायद पीछे से धक्का लगा और मैं फिर आगे की ओर जंप कर गया हूँ। ये ऐसा कुछ रहा होगा। अब बाइक निकालने की कोशिश कर रहे, निकल नहीं रही, तो फिर लकीली कुछ बाइक वालों ने ही गाड़ी रोकी, उन्होंने फिर हमारी हेल्प करी बाइक निकालने में, और बाइक निकाल करके फिर हम लोगों ने वापस उस वहाँ पे बैठे। फिर वो थोड़ी देर बाद चले गए, बट लकीली उन्होंने इतना हेल्प करा कि बाइक वगैरह हमारी निकलवा दी। बाइक का भी हैंडल मुड़ गया था, पहिया भी शायद ख़राब हो गया था, काफ़ी डैमेज हो चुकी थी गाड़ी।
अब उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया कि करेंगे, क्योंकि घर पे बता नहीं सकते हैं इमीडिएटली कि क्या हो गया है। मेरे दिमाग में बस एक चीज़ आई कि यार विशाल की ना नाक से ब्लड निकल रहा है। तो फिर मुझे अपना कुछ उतना टेंशन होना बंद हो गया एकदम से। मैंने कहा यार तेरे ब्लड निकल रहा है, मुझको टेंशन हो रही है, मेरा हाथ इतना स्वेल कर रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ क्या। मैंने उसको बस इतना बोला कि चल यार एक बार फटाफट ना किसी पास के हॉस्पिटल में चलते हैं। अब गाड़ी कौन चलाएगा, राइट हैंड तो मेरा पूरी तरीके से स्वेल कर चुका है एकदम गुब्बारे की तरह। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। और विशाल ने हिम्मत करी, बाइक ली। अब विशाल जब बाइक चलाना स्टार्ट कर रहा है तो वो बोल रहा है कि यार ठीक से कुछ दिख नहीं रहा है हेलमेट की वजह से, बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझको तो रास्ता भी नहीं याद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रास्ता नहीं याद है। मैंने कहा नहीं मुझे याद है, चलो मैं बताता रहूँगा तुमको। और हम दोनों चंगू मुंगू टाइप उस गाड़ी पे बैठे, 10:30 पौने 11 का टाइम था रात का, और हम लोग चल दिए। 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। गंगा नदी के पहले ही ये एक्सीडेंट हुआ था और बस चल दिए। हल्का हल्का धुंध थी, कोहरा था, ट्रक चल रहे थे। उस हालत में हम इस गाड़ी के साथ चल दिए। कहते हैं ना, जब बुरा टाइम आता है तो उसके साथ साथ आपकी हिम्मत भी उतनी ही बढ़ जाती है। हमें पता नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं, बस हम चल दिए। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। गाड़ी किसी तरीके से चल रही थी, भगवान जाने वो कैसे चल रही थी, क्योंकि जब हम लोगों ने बाद में रियलाइज़ किया कि गाड़ी की हालत बिल्कुल ख़राब थी। और हमारा मेन टारगेट था कि हॉस्पिटल ढूंढना है। पास में एक हॉस्पिटल दिखा तो, लेकिन ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लगा कि यार रात का माहौल है, वो हॉस्पिटल छोटा सा प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो लगा कि यार पता नहीं क्या होगा। मन में एक ही चीज़ आई, बस लखनऊ पहुँचो किसी तरीके से, एक बार लखनऊ पहुँचोगे सब ठीक हो जाएगा। तो जब लखनऊ की बात हुई, मैंने कहा यार लखनऊ पहुँचना है तो चलो सीधे वहाँ हॉस्पिटल चलते हैं, मेडिकल कॉलेज। अब किसी तरीके से मैं उसको रास्ता बता रहा हूँ, वो धीरे धीरे चला रहा है, कलाई उसकी सूजी हुई है, मेरे हाथ से ऐसा लग रहा है कि ये हाथ फट जाएगा, इतना स्वेलिंग आ चुकी थी, मेरे बैठा नहीं जा रहा है, बैक में पेन हो रहा है। बस हम लोग चल रहे थे, पता नहीं कहाँ से वो सब कुछ सहने की इतनी ताकत आ गई, बट चल रहे थे हम लोग। और आई थिंक गंगा नदी पार कर रहे थे तो रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे ऐसे हम लोग आए थे, अभी तो कितने अच्छे से आए थे सुबह, और अभी ये सब हो गया। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि यार अब मम्मी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, भगवान कुछ गड़बड़ ना हुई हो, क्योंकि विशाल भी गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, तो इतना तो रियलाइज़ हो गया था कि इतना कुछ नहीं हुआ होगा, कहीं मुझे ब्लीडिंग भी नहीं थी। तो बस ऐसा लगा कि बस भगवान ने बचा लिया। रियलाइज़ हो रहा था कि हाईवे पे थे, अच्छा हुआ नीचे आ गए थे, अगर कहीं कोई ट्रक वगैरह आ रहा होता तो क्या होता। तो ये सब बातें चलती रहीं। फिर लखनऊ एंटर किए किसी तरीके से। लखनऊ एंटर करके फिर एक जगह साइड में गाड़ी रोकी, विशाल को बोला, मतलब हम लोग शायद चारबाग नहीं आलमबाग पहुँचे होंगे। आलमबाग से या तो हम लोग मुड़ जाते उधर भिटौली की साइड कानपुर बाईपास पे, या फिर हम लोगों के पास था कि आलमबाग होके चारबाग होते हुए निकले। तो समझ में आया कि यार रात का माहौल है तो सीधे ही चलो, तो उसको नहरिया से फिर आलमबाग की तरफ ही लेके गए। और आगे एक जगह मुझे याद है, मैंने गाड़ी रुकवा करके बोला कि यार पानी पीना है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। पानी पीने के लिए हम लोग रुके, और जब लगा कि हाँ अब सब कुछ ठीक होगा तो पानी पीने के लिए रुके। वो मंदिर था, मंदिर के किनारे नल लगा हुआ था। अब मैं लेफ्ट हैंड तो मेरा काम कर नहीं रहा था, बिल्कुल ठंड के मारे सुन्न हो गया, तो राइट हैंड इतना स्वेल कर चुका था कि जब मैं उसको पानी पीने के लिए मोड़ने की कोशिश करा तो मुड़ भी नहीं रहा था। मैं कहा यार बड़ा दिक्कत हो रही है। तो बस ये था कि ब्लीडिंग कहीं नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस स्वेलिंग थी। तो मैं कहा ठीक है यार, ठीक हो जाएगा। किसी तरीके से पानी बस 2 घूंट पिया और फिर चल दिए। हम लोग पहुँचे, खदरा पहुँचे थे, तब फिर रियलाइज़ हुआ कि यार अब फ़ोन कर लिया जाए। खदरा नहीं, सॉरी, हम लोग डालीगंज पुल पहुँचे। पक्का पुल पहुँच करके फिर फ़ोन किया। मैंने अपने घर पर नहीं बताया अभी, क्योंकि मुझे पता था यार मेरे घर की सिचुएशन क्या है। मम्मी हैं, 2 बहनें हैं, मम्मी बेड पे हैं, तो फिर बोल नहीं सकता था कि एक्सीडेंट हो गया। अब
अब ये भी था कि मुझे ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मैंने कहा ठीक है चल देंगे। अब क्या हुआ, सत्यम और निखिल आ गए वहीं पे डालीगंज पे, और हम लोग गए वहाँ से सीधे मेडिकल कॉलेज। सत्यम के कुछ फ्रेंड थे मेडिकल कॉलेज, सीधे ट्रामा सेंटर ही लेके चला गया वो कि यार फटाफट काम हो जाएगा, चेकअप हो जाएगा, एक बार दिखा लेते हैं। अब मुझे टेंशन था कि यार उसके नाक से ब्लीडिंग हुई है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन था उसको। अपना तो कुछ रियलाइज़ हो नहीं रहा था क्योंकि अपन ठीक है, कहीं कुछ ब्लीडिंग है नहीं, कुछ नहीं प्रॉब्लम, तो मेन उसी का टेंशन था। अब उसको लेकर के हम लोग पहुँचे, एक सत्यम ने गाड़ी ले ली, फिर विशाल पीछे बैठ गया। अब वहाँ जब डालीगंज में जब सत्यम और निखिल आ गए तो मैंने कहा यार अब एक बार हॉस्पिटल तो जाना चाहिए, एटलीस्ट चेकअप करा लेते हैं कि क्या हुआ है। तो फिर ये हुआ कि ठीक है एक काम करते हैं, वार्ष्णेय अंकल के यहाँ चलते हैं, मम्मी को अभी 2 दिन पहले लेके ही आए हैं वहीं से, सब जानते भी हैं वहाँ पे, और फटाफट काम भी हो जाएगा, ठीक है सारा चेकअप वगैरह हो जाएगा, वो देख लेंगे। ये कहना हुआ कि उन लोगों ने गाड़ी घुमा दी उधर ही, और हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वार्ष्णेय सर तो कोई ऑपरेशन में लगे हुए हैं। 11:30 या 12, नहीं हाँ 12:30 के आसपास बज गया, 12 साढ़े 12 बज चुका था। वहाँ हम लोग थोड़ी देर वेट किए, पता चला ऑपरेशन तो लंबा चलेगा, और उनके सारे स्टाफ भी उसी ऑपरेशन में एंगेज थे। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा नहीं 20 मिनट हम लोग रुके होंगे। तो सत्यम ने फिर अपने दोस्तों को फ़ोन किया मेडिकल कॉलेज में, वो लोग ट्रॉमा सेंटर के पे ही थे, स्टूडेंट्स थे मेडिकल के, तो उसने बात करी होगी और वो सीधे हमको वहाँ लेके चला गया कि चलो यार जब काम कराना ही है तो जल्दी काम हो जाए। वहाँ गए चेकअप वगैरह कराने के लिए, ठीक है चेकअप करा लेते हैं। अब ट्रॉमा सेंटर से वैसे भी बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी, तो टेंशन तो था, मना तो कर रहा था बट नहीं माने। फिर टेंशन था कि नहीं यार ये विशाल को प्रॉब्लम हो रखी है, भगवान सब कुछ ठीक हो। हमने कहा ठीक है चलो दिखा लेते हैं इसको चल के ना, और वहीं से एक ना वो ले लेंगे स्वेलिंग कम करने के लिए जो बाम आता है, तो वो हाथ पे लगा लेंगे, ठीक हो जाएगा। अब उसको लेकर के हम लोग पहुंच गए। वहाँ पहुँचे तो फटाफट सत्यम के दोस्त वगैरह आ गए, काम वगैरह होना शुरू हो गया। डॉक्टर ने चेकअप देखा, ऐसे ही फिजिकल एग्जामिन किया, पूछना शुरू किया। तो विशाल वाज लाइक कि ठीक है ब्लड आया था, वो नाक में से हल्का सा लग गया, इसलिए ऐसा कुछ टेंशन वाली बात है नहीं। बट मैंने फिर भी फोर्स किया कि नहीं आप एक्सरे और चेकअप करा लो। उसके कलाई में स्वेलिंग थी, तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप कलाई की स्वेलिंग करा लो। अच्छा मज़े की बात यह है कि उसकी कलाई की में स्वेलिंग इतनी बढ़ चुकी थी, उसने बाइक भी चलाई तो उसका हाथ एकदम जाम हो चुका था। अब उसका हाथ इतना ज़्यादा जाम था तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था, हिला नहीं पा रहा था अपना कलाई। तो फिर डॉक्टर ने उसको बोला कि शायद आपकी कलाई में कुछ प्रॉब्लम, फ्रैक्चर या कुछ हुआ होगा। तो उन्होंने रिकमेंड कर दिया विशाल के लिए कि कलाई और पूरे हाथ का आप एक्सरे कराओ। मेरा केवल यहाँ राइट हैंड की पाम यानी कि हथेली में स्वेलिंग थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा कुछ ज़्यादा लग तो नहीं रहा है, ठीक है लिख देते हैं बस। हाँ उन्होंने ऐसे एक्सरे लिख दिया, हम लोग पहुँच गए और पहले विशाल का एक्सरे हुआ। लकीली ऐसा कुछ भी सीरियस नहीं था, बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो भगवान सब कुछ ठीक था। नाक पे जो ब्लड था वो भी कुछ ऐसा सीरियस बात नहीं थी, बस स्वेलिंग थी जिसकी वजह से वो दर्द था, वो भी उसमें बोला कि टाइम लगेगा बट ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ फ्रैक्चर जैसा या कुछ भी नहीं था। आई वाज लगी कि यार चलो थैंक गॉड बदनामी नहीं होगी यार, दोस्त के साथ लेके गए और ये सब हो गया, और जीते जी मर जाते। अब मेरी बारी आई, पहुंच गए हम भी एक्सरे कराने के लिए। हमने कहा ठीक है यार, हमारा तो एक टाइम के लिए मैंने मना कर दिया पता है कि यार मेरे को ज़रूरत नहीं है एक्सरे की, सब कुछ ठीक है। बट बोला नहीं करा लो फिर भी देखा जाएगा क्या होगा। गए एक्सरे कराया और मतलब क्या बोलूँ, एक्सरे कराया तो हथेली में पता चला कि जी कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हो रखी हैं। राइट हैंड की 2 फिंगर्स की जो हथेलियाँ पे हड्डी होती है उसमें प्रॉब्लम हो गई है, मिडिल फिंगर में प्रॉब्लम हो गई है। आई वाज लाइक यार इतनी प्रॉब्लम कैसे हो गई है। और जब एक्सरे रिपोर्ट निकल के आई तो दिल ठक से हो गया।
सत्यम माथा पकड़ के बैठ गया, निखिल एकदम अपसेट हो गया, विशाल का तो रोने जैसा चेहरा हो गया। मुझे दिखा नहीं रहे ये लोग रिपोर्ट क्या हुआ है क्या हुआ है। रिपोर्ट देखी तो मैं भी एकदम से हो गया कि यार मेरे साथ, मतलब मैं फिट लग रहा था यार। 50 किलोमीटर एक्सीडेंट होने के बाद बाइक पे पीछे बैठ के आया, रास्ता बताते हुए आया, और मेरे साथ ऐसा। मतलब ये फ्रैक्चर वैक्चर ये क्या, हड्डियां इतनी कमजोर हैं क्या? इतना गुस्सा आया मुझे इस बात का दुख जरा भी नहीं हुआ कि यार अरे अब क्या हो गया। मुझे गुस्सा आया एक्चुअली, यार मेरा एक्सीडेंट हुआ और ये इतना सीरियस कैसे हो गया। डॉक्टर ने बुलाया ओपीडी में, उन्होंने कहा कि जी कच्चा प्लास्टर बंधेगा, फिर पक्का प्लास्टर बंधेगा, ये वो दुनिया भर का। और मैं आपको बताऊं, सरकारी डॉक्टर्स होते तो अच्छे हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर जब अपने कंपाउंडर को डॉक्टर बना करके काम करने के लिए बोल देते हैं ना, कसम से बहुत बुरा सिचुएशन होता है। वो कंपाउंडर ने बुलाया, मेरा हथेली, फिर मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ना आपको कच्चा प्लास्टर बंधेगा हाथ पे, लगभग 3-4 महीने लगेगा। मैंने कहा लो 3-4 महीने का क्या मजाक है यार, 3-4 महीने का। आई वाज लाइक कि यार ये क्या हो गया अपने साथ। मतलब एक जरा सी बात और 3-4 महीने के मैं हाथ पे ही प्लास्टर लेके घूमूंगा, समझ में नहीं आ रहा था। मैं ठीक है देखते हैं क्या होता है। अब उसके पास गए, उसने क्या किया ओपीडी में कि हाथ रखा एक स्लैब पर, और उस बेवकूफ ने बस ऐसे ही दबा दिया यार। जो चीख निकली है मेरी, मतलब इतना दर्दनाक सिचुएशन था। एक्सीडेंट के टाइम पे इतना दर्द नहीं हुआ यार जितना इस गधे ने कर दिया। मतलब ठीक है वो जो भी था, डॉक्टर था, कंपाउंडर था, लेकिन इतना जालिम तो नहीं हो सकता ना आप। और यार कंप्लेन भी नहीं कर सकते, हो सकता है कि एक्चुअली में इतना प्रॉब्लम हुआ। तो उसने ये सब किया और बस उसने दबा दिया हाथ। बोलता है कि हाँ ठीक है, टक से आवाज़ आई, बोलता है हाँ ठीक है अब हड्डियाँ सेट हो गई हैं, अब इस पर कच्चा प्लास्टर बांध देंगे। वो प्लास्टर बांधा, 2-2:30 बज गए ये सब नाटक करते हुए। मम्मी का 3 बार फ़ोन आ चुका था, कहीं मम्मी को बोल रहे हैं जाम में हैं, कहीं मम्मी को बोल रहे हैं हाँ बस पहुँच गए हैं, कभी मम्मी को बोल रहे हैं हाँ बस मड़ियाओं में हैं। क्या बोलते यार कि एक्सीडेंट हो गया, हाथ तोड़वा लिया, आपका पैर टूटा था, आपके पैर पे प्लास्टर, मेरे हाथ पे प्लास्टर रहेगा। नहीं बोल सकता था यार। किसी तरीके से अपने आप को हिम्मत बंधाई और वो कच्चा प्लास्टर किया उसने, और वो 2:30 बजे के आसपास वहाँ से निकले। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ घूम रही थी, यार एकदम से क्या ज़िंदगी रुक जाएगी क्या। ये हुआ सीन लगभग 2:45-3 बजे के आसपास। घर पहुँचे, समझ में नहीं आ रहा था कि घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से बात कर पाएंगे घर वालों से। बिट्टू ने दरवाज़ा खोला और मतलब मम्मी के सामने जाने का मन नहीं कर रहा था। मम्मी बेड पे ही थी, जाग रही थी, चिंता हो रही थी उनको। और उन्होंने देखा तो मतलब उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था मैं, इतना ज़्यादा वो दुखी। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि यार गड़बड़ कर दी उसने। मतलब मम्मी ऑलरेडी बेड पे हैं, मेरे हाथ में ये प्लास्टर बंधा हुआ है। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। जिस हिसाब से वो लोग बात करें 3-4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो क्या 4 महीने के लिए ज़िंदगी रुक गई। मम्मी का अभी खुद कम्प्लीटली रिकवर होना में टाइम लगेगा, लगभग 1-1.5 महीना। और तो ये था आज का पॉडकास्ट। ज़िंदगी कैसे मिनटों में बदल जाती है, आप शायद इस पॉडकास्ट से समझ पाओगे। तो दोस्त, बहुत ज़रूरी है जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, प्यार से करो, ढंग से करो और अपना ध्यान रखो, ठीक है। आगे का पॉडकास्ट शायद आज बनाने का हिम्मत नहीं हो रही है, तो अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा फिर क्या हुआ, कैसे चीज़ें बेटर हुई, कैसे अपने आप को संभाला, कैसे नई नई चीज़ें करना शुरू किया, सब कुछ बताता हूँ अगले पॉडकास्ट में। फ़िलहाल तो थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही है, सो सॉरी। तो बने रहिएगा,
2019 जनवरी से ज़िंदगी कैसे एकदम से टर्न अराउंड होती है, कैसे 4-5 महीने बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट हुआ, कैसे उस बेड रेस्ट के टाइम पे भी उल्टे हाथ से लिखना, उल्टे हाथ से मोबाइल चलाना, उल्टे हाथ से सारे काम करना सीखा, कैसे एक ज़िंदगी होती है जब आप ये रियलाइज़ करते हो कि कुछ भी हो जाता है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है, फिर आपके जीने का तरीका जो बदलता है ना दोस्त, बताते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बस रिक्वेस्ट है, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा हो तो लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हो हमें। अगर स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, गाना, जियो, इन सब पे सुन रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, लोगों को शेयर करिएगा। कुकू FM पर हैं तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप YouTube, इंस्टा, फेसबुक कहीं पर देख रहे हैं हमको तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत बहुत हिम्मत देता है आगे और पॉडकास्ट बनाते रहने के लिए। तब तक के लिए बस खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और ध्यान रखिए कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए ज़िंदगी को खुल के जीना शुरू करो। थैंक यू। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।